हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए सिविक्स का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है द राज्यसभा। राज्यसभा को हम लोग द हाउस ऑफ स्टेट बोलते हैं। मतलब हाउस ऑफ स्टेट मतलब कि जो कि हमारे स्टेट का, हमारे राज्यों का घर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं राज्यसभा। नाम से भी पता चलता है राज्य। राज्य मतलब क्या होता है? स्टेट। और सभा मतलब क्या होता है? ग्रुप। मतलब राज्य का जो ग्रुप होता है, यहाँ पर लोग आकर के अलग अलग स्टेट के लोग आकर के बैठते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं राज्यसभा। देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है इसमें 250 होती है। 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब कि इसमें जो सीट होती है 250 सीट ही होती है। मतलब कि पूरे इंडिया से 250 सीट्स ही है। 250 सीट्स है जिसमें कि पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के लोग आकर के उसमें बैठते हैं। ओनली 250 सीट्स है जिसमें कि 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर किसके द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं? तो देखिए हमारे राष्ट्रपति जो होता है, जब हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 12 मेंबर को नॉमिनेट करते। नॉमिनेटेड मतलब कि वो जो है जो 12 मेंबर रहेगी वो रहेगी साइंस के फील्ड में जाएगी, आर्ट्स में रहेगी, स्पोर्ट्स वगैरह में रहेगी। वो मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन होता है तो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसमें 238 जो है वो यूनियन स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से लिया गया है, जिसमें 236 जो है वो स्टेट से लिया गया और 2 जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से लिए गए। कौन कौन से? तो इसमें होता है दिल्ली और होता है पौंडीचेरी। दिल्ली और पौंडीचेरी होता है, जिसे हम लोग पुडुचेरी भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें अब ये सब इलेक्ट किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये सब इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का। हर एक स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली होता है जिसके जो होते जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग होते हैं वही इलेक्ट करते हैं हमारे राज्यसभा के मेंबर को। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब कि अगर किसी भी इंसान को राज्यसभा का अगर मेंबर बनना देगा तो उसके लिए उसे क्या क्या क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले होती है जो कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसे इंडिया का तो सिटीजन होना ही चाहिए, ये जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड से आकर के इंडिया में आकर के फिर वो राज्यसभा के मेंबर बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। वो इंडिया का ही मेंबर रहना चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद उसका नाम जो है उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे कि अगर हमारे मम्मी पापा भी वोट गिराने जाते हैं तो उनका वोटर लिस्ट में नाम होता है, उसके बाद ही वो लोग वोट गिराते हैं। तो वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि 30 ईयर्स एज उसका पूर जाना चाहिए। मतलब कि एबव द 30 ईयर्स एज। हम लोग क्या पढ़े थे कि लोकसभा में जो होता है उसमें 25 ईयर्स एज से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वही हमारे राज्यसभा का अगर किसी को मेंबर बनना है तो उसके लिए उसका एज जो है वो 35 ईयर्स से ज्यादा हो जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमारा इलेक्शन एंड टेन्योर। देखिए इसका टेन्योर कितने समय तक, मतलब ये कितने समय तक ये रहता है राज्यसभा। तो सबसे पहले बात की राज्यसभा जो होते हैं वो लोकसभा की तरह डिसॉल्व नहीं होती। लोकसभा क्या होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होते हैं। देखिए राज्यसभा में क्या होता है कि हर 2 साल पर एक इंसान उसमें से रिटायर होते हैं, तो इसलिए ये जो है इसमें ये कभी डिसॉल्व भी नहीं होती है। और ये 6 ईयर के लिए, इनका टेन्योर जो होता है वो 6 ईयर्स के लिए होता है। देखिए इसमें एक बात जो कि याद रखनी है कि बाकी सारे में जो भी पॉलिटिकल्स में, राजनीति में जितने भी, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये सब 5 ईयर्स के लिए होते हैं। लेकिन एक राज्यसभा ऐसा है जो कि 6 ईयर्स के लिए होते हैं और इसमें 2 ईयर्स मतलब 2 साल पर एक इंसान रिटायर होते हैं और जिसके जगह पर एक नया मेंबर को चुना जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसमें देखिए हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो होता है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन का। किसका? तो राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि उसे बोला जाता है कि तुम बनो। जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट बनता है, कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बनता है इलेक्शन के बाद, तो वो अपने आप ही वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा का। इसमें उसे बोलने की जरूरत नहीं है या तो फिर उसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही बन जाता है। और इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। देखिए हम जानते हैं कि अगर कोई मेंबर नहीं रहेगा तो इलेक्शन नहीं, किसी भी चीज में अगर वोट होगी उसमें तो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। तो देखिए हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट की तरह, प्रेसिडेंट भी क्या है कि वो एक हमारा जो पार्लियामेंट है उसका एक हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन इसके बाद भी वो किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, लेकिन वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, इसलिए वो वोट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो सब
तब भी जो राज्यसभा जो होते हैं उनके जितने भी मेंबर होते हैं उसी में से वो चुन सकते हैं, किसी को भी चुन सकते हैं, इसमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए कि राज्यसभा के जितने भी मेंबर है तो उसमें किसी को क्या बनाना है, डिप्टी चेयरमैन बनानी है। डिप्टी चेयरमैन क्या करेगी कि जब हमारा चेयरमैन नहीं रहेंगे तो उसकी जगह पर वो वर्क करेगी। तो ये क्या कर सकते हैं, तब ये जब देखिए कि हमारा ये एक्स ऑफिसियल चेयरमैन नहीं रहेगा तब ये डिप्टी चेयरमैन इसका काम करेगा। और एक्स ऑफिसियल चेयरमैन का वर्क क्या है कि हमारी मीटिंग को बुलाना, मीटिंग को खत्म करना, डिसॉल्व वगैरह करना, वो किसका काम होता है, तो वो चेयरमैन का काम होता है। तो ये जो डिप्टी चेयरमैन जो चुना जाता है, क्योंकि चेयरमैन हम तो जानते हैं चेयरमैन जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो चेयरमैन बन जाएंगे। लेकिन डिप्टी चेयरमैन के लिए तो किसी को चुनना होगा, तो वो राज्यसभा जो है वो खुद से अपना एक डिप्टी चेयरमैन वो अपने ही मेंबर अपने ही ग्रुप के मतलब राज्यसभा के किसी भी मेंबर को वो डिप्टी चेयरमैन बना सकते हैं। अब हम लोग पावर और फंक्शन पढ़ने वाले यूनियन पार्लियामेंट। यूनियन पार्लियामेंट जो है उसके सारे पावर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडीज है। पूरे वो जो पार्लियामेंट जो भी कानून बनाती है वो सब पूरे स्टेट में, सारे स्टेट में फॉलो होता है, पूरे कंट्री में वो हमारे पूरे भारत देश में वो फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है, तो जो रूल और जो लॉ हमारे पार्लियामेंट जो बनाते हैं वो पूरे कंट्री में फॉलो होता है। तो देखिए लॉ मतलब कि कानून किस किस चीजों पर बनाती है, तो 3 चीजों पर बनाती है, स्टेट यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेसिडेंट लिस्ट। पहले यूनियन लिस्ट में बनाती है, जिसमें सब्जेक्ट हम लोग पढ़े थे, हम लोग इससे पहले वीडियो में लिस्ट के बारे में पढ़े थे कि यूनियन लिस्ट में क्या क्या आते हैं, स्टेट लिस्ट में क्या क्या आते हैं, और रेसिडेंट और इसके अलावा स्टेट लिस्ट के बारे में पढ़े थे। तो इसमें स्टेट लिस्ट इसलिए मेंशन नहीं है क्योंकि स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर जो कानून बनती है वो एक स्टेट बना सकती है, उसमें कंट्री नहीं कानून बनाएगी। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो किसी भी एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए भी स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उस पर भी वो कानून बना सकते हैं। अब वो कैसे, देखिए कि अगर कोई एक स्टेट है जो कि अच्छे तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है और उसका अगर मान लीजिए कि उसका जो उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि उसका जो स्टेट लिस्ट जो है वहां पर वो कानून नहीं बना पा रही है, तो इसलिए वहां पर भी कानून कौन बना लेगी, तो पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट में कानून बना सकती है। तो देखिए यूनियन लिस्ट क्या होता है जिसमें कि स्टेट बनाते हैं। फिर कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, तो कंकरेंट लिस्ट मतलब होता है कि ऐसा लिस्ट जिसमें कि हमारे स्टेट भी कानून बना सकती है और हमारा यूनियन पार्लियामेंट भी उस पर कानून बना सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दोनों में झगड़ा हो गया, मतलब कि इसका डिसीजन कुछ और रहेगा, इसका डिसीजन कुछ और रहेगा, तो फिर क्या होगा। तो देखिए तो यूनियन जो हमारा जो पार्लियामेंट का जो डिसीजन रहेगा वही डिसीजन माना जाएगा और स्टेट जो रहेगी उसका डिसीजन माना नहीं जाएगा। फिर रेसिडेंट सब्जेक्ट होती है, मतलब कि ऐसा जो कि समय के साथ आती जाती है। जैसे देखिए कि अभी ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जो ये सब पहले नहीं था, जब हमारा संविधान बना था तब नहीं था, अब ये धीरे धीरे आ रही है। तो ये जब यही आता है रेसिडेंट सब्जेक्ट में, मतलब कि जो समय के साथ आती जाती है उसे हम लोग कहते हैं रेसिडेंट सब्जेक्ट। इस पर जो कानून है वो भी हमारा कौन बनाती है, वो भी हमारा पार्लियामेंट ही बनाती है। अब नेक्स्ट है इसमें बिल। बिल मतलब क्या होता है कि जब कोई भी कानून बनने वाली रहती है तो वो कहाँ जाती है, सबसे पहले पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में कोई भी एक हाउस नहीं बनाती, उसमें दोनों हाउस प्रेजेंट होते हैं। दोनों हाउस कौन कौन, तो लोकसभा भी रहते हैं वहां पर, राज्यसभा भी होते हैं, प्रेसिडेंट भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वहां पर जो बनती है ना कानून जो बनाई जाती है, तो उस टाइम उसे कानून नहीं बोला जाता, उस टाइम उसे बिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिल बोला जाता है। देखिए जो बिल जो है वो जाएगी प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगी तो वो एक लॉ बनेगी। और जब प्रेसिडेंट का कॉन्सेंट रहेगा उसके बाद ही वो एक कानून बन सकती है, उससे पहले वो क्या रहेगी, बिल रहेगी। तो इसमें देखिए इसमें 2 तरीके के बिल जो ऐसे होते हैं जिसमें कि हमारा दोनों हाउस का रहना जरूरी नहीं है। जैसे कि मनी बिल जो होती है वो लोकसभा में ही खुलती है, वहां पर राज्यसभा का होना जरूरी नहीं है। और वैसे ही जो अमेंडमेंट जो होती है हमारी, कोई भी अगर कुछ ऐसे कानून बन गए रहते जिसे हमें चेंज करना रहता है तो उसमें भी दोनों हाउस का रहना जरूरी नहीं है। बाकी सारे बिल जो बनेंगे उसमें दोनों हाउस रहते हैं।
तो देखिए हमारा जो लेजिस्लेटिव पावर है उसका ये बहुत ही बड़ा काम है कि वो कानून बनाती है। कानून ऐसे नहीं बन जाती, उसमें दोनों हाउसेस आते हैं, दोनों हाउसेस, और फिर वहां पर बहस चलती है, डिस्कशन चलती है कि इसके फायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होगा अगर ये कानून बनेगी, क्या ये कानून हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अगेंस्ट में, इन सारी चीजों पर बात होती है। उसके बाद वो बिल कहाँ जाती है, उसके बाद वो बिल जाती है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देगी तो वो एक बन जाएगी कानून, अगर वो उस पर साइन नहीं करेगी तो वो एक बिल ही रहेगी। फिर वो बिल क्या होगा, तो वो बिल वापस आएगी हमारे पार्लियामेंट में, वापस उस पर बहस चलेगी, और उस टाइम जब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी तो प्रेसिडेंट को 14 डेज का टाइम दिया जाएगा, और जिसमें उसे साइन करना ही होता है। फर्स्ट टाइम भी जाएगा तब पर भी उसे 14 डेज मिलते हैं, 14 दिन मिलते हैं, उसके अंदर में उसे डिसीजन देनी होती है। अगर सेकेंड टाइम जाएगी तो उसे साइन करनी ही होगी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में लिखा गया है, और ये हमारे लेजिस्लेटिव पावर का सबसे बड़ा जो फंक्शन है। अब नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल पावर, मतलब वित्तीय शक्ति। देखिए कि फाइनेंशियल पावर मतलब कि जितना खर्चा होता है, एनुअल बजट जो होता है वो हमारे पार्लियामेंट में आती है। तो वो जो एनुअल बजट हमारे पार्लियामेंट में आएगी तो इसी को हम लोग फाइनेंशियल पावर बोलते हैं। और देखिए वो जब हमारे पार्लियामेंट में आएगी तो वो बिना प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट नहीं बोलेगी तब तक वो हमारे पार्लियामेंट में नहीं आ सकती। देखिए पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ वहां पर लोकसभा रहते हैं, इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, मतलब सिर्फ और सिर्फ लोकसभा होते हैं, राज्यसभा नहीं होते। राज्यसभा अगर रहते भी है, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, उसमें अगर फाइनेंशियल पावर के तौर पे देखा जाए तो हमारा जो लोकसभा होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल होते हैं हमारे लोकसभा। और देखिए कि अगर राज्यसभा जो है, राज्यसभा अगर कोई बात बोलती है हमारे फाइनेंशियल पावर के बीच में, तो पता है उस पर ना हमारा जो लोकसभा है वो उसका बात मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। फिर बात ये आती है कि अगर ये फाइनेंशियल पावर को हमारे लोकसभा में इंट्रोड्यूस कौन करता है, तो जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने कि अभी प्रेजेंट के हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में हमारा जो पार्लियामेंट होता है उसके पास ये पावर है कि वो हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे हाई कोर्ट और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उसे वो रिमूव कर सकते हैं। देखिए हम लोग पढ़े भी थे, जब हम लोग हाई कोर्ट के बारे में पढ़े थे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़े थे, उस टाइम में हम ये पढ़े थे कि हमारा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो रिमूव होते हैं किसके द्वारा, तो जो प्रोसेस होता है रिमूव करने का उसे हम लोग कहते हैं इम्पीचमेंट। तो देखिए प्रेसिडेंट को भी इम्पीचमेंट से ही रिमूव किया जाता है, हाई कोर्ट के जज को भी इम्पीचमेंट से ही रिमूव किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हमारे इम्पीचमेंट से ही रिमूव किया जाता है। तो देखिए अब ये इम्पीचमेंट होती क्या है, तो इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है जिससे कि इन सबको रिमूव किया जाता है। देखिए ये रिमूव, इन सबको रिमूव होना इतना आसान नहीं होता है। देखिए क्या होती है कि जब पार्लियामेंट में जाती है तो जितने भी मेंबर प्रेजेंट होते हैं उसको उसका 2/3 जो वोटिंग होती है वो इसके अगेंस्ट में होना चाहिए, मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी से इस बात को पास होनी चाहिए। इसके बाद ही इसमें अगर जिस पर इम्पीचमेंट लगे रहेगी वो रिमूव हो सकती है। ऐसा नहीं कि हमारा प्रेसिडेंट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज एक साथ रिमूव हो सकते हैं। कभी कभी प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट लगती है, कभी कभी हाई कोर्ट के जज पर, और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के जज पर। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के एक भी जज जो वो रिमूव नहीं हुए इम्पीचमेंट के थ्रू। सोच सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा, मतलब कि कितना मेंबर है, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं, वो दोनों उन सब में 2/3 मेजोरिटी से, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से उस बात को पास होनी चाहिए। ठीक है, हमारा जो पार्लियामेंट है वो हमारे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करके रखता है। तो देखिए इसमें होता है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है लोकसभा का, राज्यसभा का नहीं, लोकसभा के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके वो अगर कोई एक, अगर किसी दूसरे वन मिनिस्टर, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर कोई एक मिनिस्टर जो है वो अगर गलत काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में अगर वहां पर बातें चल रही है तो ऐसा नहीं है कि वो एक मिनिस्टर रिमूव होगा, वो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही रिमूव हो जाएगा। अगर वो स्विम करेगी तो एक साथ, और स्विम करेगी तो एक साथ, डूबेगी तो एक साथ, और चलेगी तैरेगी तो एक साथ ही तैरेगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक को डुबा देंगे दूसरा चलेंगे। देखिए हम जानते हैं कि जैसे कोई सरकार गिरती है तो ऐसा नहीं है कि एक राज्य में या यूनियन लेवल पर सब सरकार गिर जाती है, उस टीम के जितने भी सरकार होते हैं सब गिर जाती है। तो वही होता है हमारा कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। फिर उसमें होता है कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको कंट्रोल करते हैं कैसे, तो क्वेश्चन आवर दे करके।
पार्लियामेंट में क्या होती है कि बहस चलती है और उसमें क्वेश्चन आवर दिया जाता है, मतलब कि आपके पास जो प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जिससे कि हमारे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करके रखा जाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि अगर एक इंसान है वो बात कर रही है और दूसरा इंसान बाकी सब जो वो बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होता है। उसमें सब क्वेश्चन पूछते हैं, सबके लिए सबको टाइम दिया जाता है और उसके उस टाइम वो जो टाइम रहते हैं उसी हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन आवर। फिर नेक्स्ट होती है इलेक्टोरल फंक्शन। इसमें क्या होती है, देखिए हम लोग जानते हैं हम लोग सिटीजन है और हम लोग इलेक्ट करते हैं, हम लोग वोट देते हैं, लेकिन जो खुद ही अगर पार्लियामेंट का जो मेंबर है वो क्या करेगी, तो देखिए उनका जो राइट टू वोट है उसे वो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उसे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं वोट दे करके हमारे प्रेसिडेंट को और हमारे वाइस प्रेसिडेंट को। वो लोग सिर्फ दो ही इंसान को वोट देते हैं, प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को। उसमें भी कौन कौन नहीं देते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को तो वोट देते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट को वोट नहीं देते हैं। देखिए हमारे जो पार्लियामेंट जो होती है उसके पास ये पावर है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। किसके थ्रू, तो अमेंडमेंट लाया जाता है, जिसके थ्रू हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसे अमेंड किया जाता है। तो देखिए इसमें हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस जो होते हैं वो एक साथ नहीं होते, दोनों हाउसेस को सेपरेटली बुलाया जाता है और इसके बाद अमेंड होती है। तो देखिए ये ज़्यादा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।